तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में आप जैसा कि टॉपिक देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। कई बार क्या होता है, हम लोग डाइलेक्ट्रिक का जो मीडियम है, मान लीजिए कि बीच में हवा भरा हुआ है, अभी हवा नहीं भर के हम लोग ना वहां पे कोई और मीडियम डाल दिए। ऐसा हो सकता है कि ये मान लीजिए आपका कैपेसिटर है, अगर ये आपका कैपेसिटर है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा सी नॉट, वो किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। हमने लास्ट क्लास में देखा है, ये फॉर्मूला हम लोग निकाल के देखे हुए हैं, इस तरह का फॉर्मूला आता है। ये आपका फॉर्मूला है। अब मान लीजिए इसी कैपेसिटर में आपने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। क्या इंसर्ट कर दिया? कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने यहां पर डाल दिया। अब जब हम यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाले हैं जिसका वैल्यू क्या है? के है। जिसका वैल्यू क्या है? के है। तो अब जो नया कैपेसिटर होगा, नया कैपेसिटेंस होगा, अगर सी डैश बोलूं तो वो क्या हो जाता है? के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता है। वो क्या हो जाता है? के बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये क्या है? के इंटू एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मीडियम के बराबर। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कोई भी मीडियम जब आप इंसर्ट करिएगा तो उससे आपका जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। कितने टाइम्स परिवर्तन हो जाएगा? के टाइम्स। तो आप देख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट, ये लिख सकते हैं। कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन करिए और बस उसी से आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। लिखिए, अ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ टू डाइलेक्ट्रिक। A capacitor is filled with two dielectric of same dimension दो डाइलेक्ट्रिक ऑफ सेम डायमेंशन आपने डाल रखा है, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। 2 and 3 माने K1 और K2 का वैल्यू आपको दे दिया 2 and 3। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन द टू अरेंजमेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन द टू अरेंजमेंट शोन। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन टू अरेंजमेंट एज शोन। अब देखिए, जो सवाल है ये बहुत ही मजेदार सवाल है, बनाने में बड़ा मजा आएगा। क्या अरेंजमेंट है पहले मैं वो दिखा देता हूं कि ये मान लीजिए आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, यहां पर एक हाफ में इधर आपने एक अलग डाइलेक्ट्रिक ले रखा है और दूसरे हाफ में यहां पे आपने एक अलग डाइलेक्ट्रिक ले रखा है। ये दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हैं और दोनों डाइलेक्ट्रिक में जो इसका वैल्यू है वो C1 है, जो इसका वैल्यू है वो C2 है, इसका वैल्यू है वो K1 है और इसका वैल्यू है K2। ये A है और ये B है। ये फर्स्ट केस है। और सेकेंड जो आपने डाइलेक्ट्रिक बनाया है उसमें जो आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है वो कुछ ऐसा इंसर्ट किया है जहां पर आधार यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक है और यहां पर दो डाइलेक्ट्रिक है। इसका वैल्यू C1 K1,
इसका वैल्यू C2 K2 है। डन। यहां का जो डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस क्या होता है? D होता है। पर अब ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D/2 और इसका क्या हो जाएगा? D/2। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका A था तो तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही रहेगा। वेयर एज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अब कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। पर डिस्टेंस जो पूरा का पूरा क्या है? D है। तो इसका भी D है और इसका भी D है। यहां तक कोई डाउट? देखिए, जब कभी भी ऐसा लगे प्लेट यहां से वहां लगा हुआ और ये दोनों बीच में है तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। एक के बाद एक लगा है और ये ऊपर नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? चलें आगे बढ़े। अब C1 किसके बराबर? ये A केस के लिए, पहला वाला केस के लिए C1 किसके बराबर हो जाएगा? तो पहले मैं C का फॉर्मूला लिख लेता हूं। C क्या होता है? C होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर। ये इन जनरल सब के लिए यही फॉर्मूला है। लेकिन जब मैं C1 लिख रहा हूं तो C1 में देखिए वहां फोटो में C1 में क्या है? डाइलेक्ट्रिक K1 लगा हुआ है और ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है? आधा हो गया, पर एरिया हैज नॉट चेंज्ड। तो इसका मतलब आप यहां लिखेंगे K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एरिया सेम है पर ये किसके बराबर हो गया है? D/2 के बराबर। और C2 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? K2 एप्सिलॉन नॉट A D/2। यहां तक कोई डाउट है? इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? ट्वाइस ऑफ K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और इसको क्या लिखिएगा? ट्वाइस ऑफ K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको ढंग से लिखा जाए तो 2K1 इंटू C और इसको लिखेंगे 2K2 इंटू C। लिख सकते हैं क्या? देखिए तो। डन। मैंने आपको बताया दोनों किस में है? सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। दिस इंप्लाइज 1/, या डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर दूं क्या? वो वाला C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1C2 बाई C1 प्लस C2, C1C2 बाई C1 प्लस C2। बाद में पुट करेंगे, रेशियो निकालना है ना। C1 कितना दिया हुआ है? 2K1C इंटू C2 2K2C होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। 2 कॉमन ले लीजिए, C कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा? K1 प्लस K2। ये C इक्वलेंट का फॉर्मूला आ गया। कोई डाउट? तो ये सीरीज के लिए आपका C इक्वलेंट कितना निकल कर आया? सीरीज के लिए जो C इक्वलेंट आया है वो कितना आया है? 2 से 2 काट दूं, देखिए तो 2 कट गया, C कट गया, 2 कट गया, C कट गया। कितना आया? ट्वाइस ऑफ K1 K2C बाई K1 प्लस K2। ये आपका पहले वाले केस के लिए C इक्वलेंट आया, यानी फॉर फर्स्ट केस। बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब आइए आप B केस के लिए। B केस के लिए भी C तो वही लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन इस बार C1 तो चलते हैं पहले उस डायग्राम के ऊपर ताकि पता चले। अभी इसको अगर ध्यान से देखिएगा इस बार मेरा D सेम है पर एरिया क्या हो गया है? आधा हो गया है। तो फॉर्मूला है K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 होल डिवाइडेड बाई D। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। और इसको लिखिएगा K1C बाई 2। करेक्ट। सिमिलरली C2 क्या लिखेंगे? K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 बाई D, दैट इज K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, दैट इज K2C बाई 2। ये दोनों किस में है? सेकेंड वाले केस में पैरेलल में। तो पैरेलल का C इक्वलेंट किसके बराबर होता है? C1 प्लस C2 के बराबर।
C1 का वैल्यू K1C बाई 2 प्लस K2C बाई 2। ये C बाई 2 में क्या करता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं, क्या बचेगा K1 प्लस K2। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। तो C इक्वलेंट B केस के लिए निकल के आया C बाई 2 K1 प्लस K2। ये आपको B केस के लिए, आपको उसका क्या बोला था, रेशियो बोला था ना निकालने के लिए। आपको बोला है भाई इस दोनों का क्या निकाल दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए। यानी C इक्वलेंट ऑफ A होल डिवाइडेड बाई C इक्वलेंट ऑफ B, ये बोला है आपको निकालने के लिए, इज इक्वल टू पहले वाले केस का C इक्वलेंट कितना आया था, ट्वाइस ऑफ K1 K2, ट्वाइस ऑफ K1 K2, K1 K2 C बाई K1 प्लस K2 होल डिवाइडेड बाई, दूसरा क्या आया है C बाई 2 ब्रैकेट में K1 प्लस K2, यही है ना, देखिए तो, अरे यही है कि नहीं। अब जो जो कट पिट रहा है काट दीजिए, कुछ नहीं कटेगा, ट्वाइस ऑफ, ये 2 टाइम 4 हो जाएगा, 4K1 K2 C स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। अब K का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो गिवन है क्वेश्चन में K1 इज इक्वल टू 2 एंड K2 इज इक्वल टू 3, पुट कर दीजिए 4 टाइम्स K1 2 इंटू 3 इंटू C स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, क्या आंसर आएगा, 4 2 जाए 8, 8 3 जा 24 और नीचे आ गया 5 का स्क्वायर 25, 24 बाई 25, 24 बाई 25। तो ये आया क्या, C स्क्वायर कैसे हो रहा है, नहीं C स्क्वायर कैसे बच रहा है, ये सोचने वाले। एक मिनट, C कट रहा है ना, तभी तो मैं कह रहा था कटेगा, तो आप लोग बोले नहीं नहीं कटेगा, ये C कट जाएगा, ऊपर ऊपर है ना, कटेगा ही, तो C कट जाएगा तभी ना यार, ये तो आंसर ही नहीं आता, नहीं तो C क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और C कटेगा तो ये C स्क्वायर यहां से खत्म, तो ये C स्क्वायर यहां से खत्म। तो अब आपका वैल्यू क्या आ गया 24 बाई 25, यानी C जो इक्वलेंट A बाई C इक्वलेंट B इज इक्वल टू 24 बाई 25, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखिए कैसे सीरीज पैरेलल का इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बाद कैसे यूजेस में आता है। तो ये एक क्वेश्चन है, एक सवाल घर काम के लिए लिखिए, सेम कैलकुलेट, घर काम है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल ये ऐसे कैपेसिटर है, ठीक है, इसके अंदर ये दूरी a/2 है, ये दूरी a/2 है, यहां से यहां पूरा d है, यहां से आधा जो होगा वो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो ऐसे प्रेजेंट है,
ठीक है। और इन सब जगह पर भी डाइलेक्ट्रिक क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ सब पे भी डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। ये पूरे में डाइलेक्ट्रिक है, ये इधर इधर सब डाइलेक्ट्रिक है, ये सब डाइलेक्ट्रिक है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तक पूरा डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पर एक और डाइलेक्ट्रिक है जो ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पर एक और डाइलेक्ट्रिक है जो ऐसे प्रेजेंट है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है इधर वाला, इसको उसने C2 और K2 का नाम दिया है। इधर जो है उसको इसने K1 और C1 का नाम दिया है, और इधर जो है उसको उसने C3 और K3 का नाम दिया है। डन। आपसे जनरल एक्सप्रेशन पूछ रहा है, मतलब इसी टर्म्स में, कुछ अलग नहीं करना है। बस मुझे बस इतना बता दीजिए कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। C2 C3 सीरीज में, और जो आएगा वो दोनों आपस में पैरेलल में। ये अगर आप समझ गए तो समझिए कि सवाल आपसे बन जाएगा। अरे ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में है ना जी, तो ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में तो ऐसे आया तो ये दोनों सीरीज दिख रहा है, और जो अगल बगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा, और इन तीनों को मिला के आपका फाइनल C इक्विवेलेंट आएगा। समझ में आ रहा है? इससे करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। मैं उसके नीचे आंसर लिख देता हूं, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा घर पर कि ये आपका आया है कि नहीं आया है। इसका जो आंसर है दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D बड़ी ब्रैकेट K2 K3 बाई K2 प्लस K3 प्लस K1 बाई 2। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो एक बार घर में इसको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ पर्टिकुलर कैपेसिटेंस। इससे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा है, सारा न्यूमेरिकल एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है कि आप दिनेश नामक किताब से, या आप विनेश नामक किताब से, या प्रदीप किसी भी किताब से आप सारे क्वेश्चंस को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाइए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।